नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम एमपी ज्योग्राफी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र और चंबल नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने जाना था कि मध्य प्रदेश में कुल छह प्रकार के जो अपवाह तंत्र है उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें कुछ अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रभावित करते थे, जबकि कुछ खंबात की खाड़ी में। जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रभावित करते थे उनमें गंगा नदी तंत्र, महानदी और गोदावरी नदी तंत्र थे, जबकि खंबात की खाड़ी में प्रभावित करने वालों में नर्मदा, ताप्ती और माही नदी तंत्र थे। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था गंगा नदी तंत्र, या फिर इसी को हम बोल रहे थे गंगा यमुना नदी तंत्र। ठीक है, जिसमें हमने चंबल और उसकी सहायक नदी को पढ़ लिया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम गोदावरी नदी तंत्र को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। ठीक, और इसके अलावा जो नर्मदा नदी तंत्र है वो आपका पार्ट सी में कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी। चलिए, तो अब हम अगली नदी हमारी पढ़ते हैं सिंध नदी। ये जो सिंध नदी है भाई, ये आपकी विदिशा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? लटेरी तहसील विदिशा से होता है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी सहायक नदी की, तो कुंवारी, महुअर और पाहुज जो है इसकी सहायक नदी है। इसका जो मिलन है वो आपका यूपी में जालौन के निकट यमुना नदी से होता है। ठीक है, ये देखिए आप विदिशा से निकलती है। विदिशा के बाद ये अशोकनगर शिवपुरी, ठीक है, और दतिया, भिंड ऐसे होते हुए जो जालौन के पास कहाँ यमुना में मिल जाती है। अच्छा, इसकी एक विशेषता है कि देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो नदी है ना, ये इस टाइप से ये गुना और अशोकनगर की सीमा पर बह रही है। तो ये गुना और अशोकनगर की सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, तो ये आपकी सिंध नदी हो गई। अब इस पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, जैसे मणिखेड़ा और अटल सागर बांध जो है इस नदी पर स्थित है शिवपुरी जिले में। ठीक है, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मणिखेड़ा बांध और अटल सागर बांध किस नदी पर है, तो ये आपका सिंध नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, तो शिवपुरी जिले में स्थित। ठीक है, और इसी नदी पर एक और बांध है मोहिनी सागर बांध, जो कि शिवपुरी में ही स्थित है। ठीक है, चलिए इस नदी के बारे में कुछ विशेष तथ्य कि इस नदी के किनारे रतनगढ़ व संतकुआ का मेला दतिया में लगता है, और यह नदी गुना और अशोकनगर की जिले की सीमा बनाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये हमारी सिंध नदी हो गई। इसके बाद अगली नदी हम देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेतवा नदी को। ठीक है, कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रायसेन के कुमरा गांव से होता है। ये है आपका रायसेन, और यहाँ पे गांव है कुमरा गांव, जहाँ से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी इस टाइप से भोपाल, विदिशा, है ना, और सागर, ये ऐसे होते हुए कहाँ जाती है, टीकमगढ़, निवाड़ी होते हुए हमीरपुर के निकट कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो 590 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई। इसके अन्य नाम बेत्रावती, शिव की पुत्री है। ठीक है, सहायक नदी की यदि हम बात करें तो बीना, धसान व जामनी इसकी सहायक है। किनारे स्थित शहरों में सांची, विदिशा, भोजपुर, चंदेरी व ओरछा है। और इसका जो मिलन है वो यमुना में हो जाता है। कहाँ पे? हमीरपुर के निकट। ठीक, अब बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना है, तो बेतवा नदी पर काफी सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें से पहली है आपकी राजघाट, जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध भी बोलते हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। फिर आपकी है माटा टीला परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की है। और फिर है आपका पारीछा परियोजना। ठीक है, इसके अलावा विदिशा में इस पर सम्राट अशोक सागर परियोजना, जो कि इसकी सहायक नदी हलाली है, उस पर है। ठीक, तो ये कुछ परियोजना है जो कि आपकी इस नदी पर स्थित है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो देखो, बेतवा की जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें पहली है आपकी धसान नदी। यह नदी बेतवा की सहायक है, जिसका उद्गम रायसेन से ही होता है। और ये नदी पर हलपारपुर के पास एक लचूरा बांध बना हुआ है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आए कि लचूरा बांध किस नदी पर है,
ये आपका धसान नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा बीना नदी, ये भी बेतवा की सहायक है। इसका उद्गम भी रायसेन विंध्यन पर्वत माला से होता है। इसके तट पर प्राचीन नगर एरण, ठीक है, बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि सतीप्रथा के अभिलेख मिले थे सर्वप्रथम। और जामनी नदी जो है ये भी इसकी सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, आपका सागर जिले से होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख बेतवा की सहायक नदी हो गई। इसके अलावा कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं हम बेतवा नदी के बारे में। तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, किसके आधार पर, लेकिन प्रदूषण के आधार पर। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, बेतवा नदी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको, और बुंदेलखंड की इसको गंगा भी कहते हैं। इस नदी के किनारे कंचन घाट स्थित है, जहां पर वीर सिंह बुंदेला की छतरियां स्थित है, ठीक है। जो कंचन घाट है ये आपका ओरछा में आता है। ओरछा में इस नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। तो सतधारा किस नदी का नाम है, सतधारा आपका बेतवा नदी का नाम है, जिसे ओरछा में डाला जाता है, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात राहतगढ़, ठीक है, सागर बीना नदी पर है, जो कि भालकुंड जलप्रपात जो है वो राहतगढ़ में है, सहारगढ़ में, जो कि बीना नदी पर है। ये जो है बीना नदी, ये बेतवा की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आपकी बेतवा नदी हो गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं केन नदी को, ठीक है। ये सारी नदियां जो है ना, ये आपकी अभी चंबल गंगा गंगा यमुना जो उपतंत्र मैंने बताया था ना आपको, उसके अंतर्गत ही चल रही है ना। तो केन नदी जो है वो आपका कटनी से उद्गमित होती है। का से केन होता है और का से कटनी, ये आप याद रखिए। तो केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपका कटनी से, ये आपको दिख रहा होगा, ये कटनी से निकल रही है। इसके बाद ये इस टाइप से पन्ना होते हुए, पन्ना के बाद छतरपुर, ऐसे उत्तर प्रदेश में निकल जाती है, और बांदा के पास ये कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है। यदि हम इसके अन्य नाम की बात करें तो सुक्तिमती और दृढ़ावती केन नदी के अन्य नाम है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। इसका जो मिलन है वो मैंने आपको बताया, बांदा में यूपी के निकट होता है। सहायक नदी की यदि हम बात करें तो सोनार, गुदेन, शामरी, मीर हसन, उर्मिल एवं चंद्रावल जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पर स्थित प्रमुख जलप्रपात की। केन नदी पर कौन कौन से जलप्रपात, देखो छतरपुर जिले पे इसमें एक रनेह जलप्रपात स्थित है, ठीक। और पन्ना जिले पे स्थित गाथा एवं पांडव जलप्रपात स्थित है, ठीक है। एक विशेष तथ्य भी है इसके संबंध में कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा केन नदी को दिया गया है, ठीक है। चलो आगे इसके बाद अब केन नदी पर प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं। तो इस पर सारी परियोजनाएं लगभग छतरपुर जिले में ही हैं। तो आप देख लो, जो गंगेऊ परियोजना है ये भी आपकी छतरपुर जिले में है। रनगुआ परियोजना जो है ये भी छतरपुर जिले में है, और उर्मिल परियोजना जो है वो भी आपकी छतरपुर जिले में है, ठीक है। तो ये आपकी केन नदी पर प्रमुख परियोजनाएं हो। इसके बाद हमें पढ़ना है टॉन्स नदी को। किसको पढ़ना है, टॉन्स नदी को, ठीक। तो देखो टॉन्स नदी जो है वो आपकी सतना से निकलती है, कैमूर श्रेणी से। और ये जो नदी है ये गंगा के पास प्रयागराज में है ना, प्रयागराज में गंगा के पास ये मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ये देखिए इस टाइप से ये टॉन्स नदी निकलती है सतना रीवा से होते हुए, है ना, और गंगा में प्रयागराज के पास ये मिल जाती है, ठीक है। इसका मिलन कहाँ होता है, आपका गंगा में होता है। इसकी सहायक नदी की यदि हम बात करें तो बीहड़, महान, बेलन, ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। विशेष दर बहुटी जलप्रपात, आपको पता होगा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बहुटी जलप्रपात है, जो कि 198 मीटर ऊंचा है। ये किस नदी पर है, तो ये आपका टॉन्स नदी पर स्थित है, ठीक। चलिए आगे। अब इसके अलावा भी कुछ अन्य जलप्रपात हैं जो कि टॉन्स नदी पर स्थित है। तो ये सारे जलप्रपात रीवा में ही है। तो देखो पूर्वा जलप्रपात जो है ना, ये टॉन्स नदी पर रीवा जिले में स्थित है। चोटी जलप्रपात महान नदी जो कि इसकी सहायक नदी है, उस पर रीवा जिले में स्थित है। पियावन या फिर चचाई जलप्रपात जो है ये बिहड़ नदी पर स्थित है, जो कि इसकी सहायक है। और बहुटी जलप्रपात जो है सैलर नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, सैलर नदी पर, जो कि रीवा जिले में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुटी जलप्रपात की टॉन्स नदी, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सैलर नदी यदि ऑप्शन में रहता है तो आप सैलर नदी लगा दीजिए, है ना। वैसे मुख्यतः सैलर नदी ही पूछा जाएगा, वो उसकी सहायक नदी है टॉन्स की, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं सोन नदी, ठीक है, जो कि हमारी जो गंगा यमुना
उपतंत्र था, है ना, उसकी अंतिम नदी होगी। तो इसमें सोन नदी की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर, कितनी है इसकी लंबाई? 780 किलोमीटर। ठीक है। अब सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है। सहायक नदी की यदि हम बात करें तो जोहेला, रेहंद, जरवाही, बनास, गोपद, कन्नेर, ये सब इसकी सहायक नदी है ना। अभी जो फॉरेस्ट मेंस हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सोन नदी की सहायक नहीं है ना। तो ये आपको इसमें से याद रखना है। अन्य नाम यदि हम बात करें तो इसके सोनपालिका, सोनभद्र, हिरण्यवाय, ये इसके अन्य नाम है। और इसका मिलन पटना में गंगा के निकट हो जाता है। कहाँ हो जाता है? पटना में गंगा के निकट। देखो ये यहाँ से निकलती है आपकी अमरकंटक से, शहडोल, शहडोल के बाद सीधी, सिंगरौली, ऐसे होते हुए ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है ये नदी। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी नदी हो गई? सोन नदी। अच्छा देखो, सोन नदी और टॉन्स नदी जो है जो आपकी गंगा में मिल रही है, बाकी सारी नदी जो थी वो यमुना में मिल रही थी। ठीक है। इसके बाद इस पर प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं जो है उनकी बात कर लेते हैं हम। तो बाण सागर परियोजना जो है वो आपकी सोन नदी पर है ना। देवलोंद में, शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस किस की है ये? मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की। आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से परियोजना में कौन से राज्य शामिल नहीं है ना। तो आपको ये याद रखना है। अब इस नदी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य देख लो कि सोन नदी जो है उसको प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आपका नंद नदी के नाम से जाना जाता था। सोन नदी की सहायक नदी रेहंद है। ठीक है। जिस पर गोविंद बल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है ना। किस नदी पर है गोविंद बल्लभ पंत परियोजना? रेहंद नदी पर, जो कि किसकी सहायक है? सोन नदी की सहायक। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी नदी तंत्र की। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है बेनगंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। क्या पढ़ना है हमें? बेनगंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है। तो ये हमारा गोदावरी नदी तंत्र है। तो बेनगंगा नदी जो है वो मुडवारा गांव, गोपालगंज, सिवनी से उद्गमित होती है। ये आपका सिवनी है, यहाँ से निकल रही है आपकी ये बेनगंगा नदी, है ना। ये इस टाइप से निकलती है और लास्ट में गोदावरी में ये मिल जाती है। ठीक है। महाराष्ट्र में इसकी लंबाई कितनी है? तो बेनगंगा नदी की लंबाई जो है वो 569 किलोमीटर है। ठीक। इसकी सहायक नदियां वर्धा, बाग, अंधरी, गरहवी, है ना, बावनथड़ी व पेच, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, बेनगंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बेनगंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहले आप पढ़ लीजिए पेच नदी। पेच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छिंदवाड़ा से होता है ना। जो आपका पेच राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी नदी के किनारे है ना। और वो इसमें से होकर प्रभावित होती है ना, पेच राष्ट्रीय उद्यान में से। तो छिंदवाड़ा में जो पेच नदी है वहाँ, मतलब पेच नदी कहाँ से उगम हो रही है? तो ये आपकी हो रही है छिंदवाड़ा से। ठीक। इसके बाद आपकी अगली नदी है वो है कानन नदी। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो ये भी आपकी छिंदवाड़ा नदी से हो रहा है और ये पेच में जाके मिल जाती है। ठीक है। कानन नदी कहाँ मिलती है? पेच में जाके ये नदी मिल जाती है। ठीक। इसके अलावा बावनथड़ी नदी जो है, ये दो बार लिख गया है कानन नदी। बावनथड़ी नदी जो है ये आपकी सिवनी से निकलती है। देखो ये निकल रही है बावनथड़ी नदी सिवनी से, है ना। और फिर इसके बाद ये महाराष्ट्र में किससे मिल जाती है? ये महाराष्ट्र में आपकी मिल जाती है बेनगंगा नदी से। एक नदी है बरधा नदी। और जो बरधा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कालीभीत पहाड़ी बैतूल से होता है। कहाँ से होता है? कालीभीत पहाड़ी बैतूल से ये इस टाइप से निकलती है ये वर्धा नदी आपकी, है ना। और जहाँ पे ये बेनगंगा से मिलती है उस संगम को हम क्या बोलते हैं? प्राणहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणहिता उस संगम को बोला जाता है। ठीक है। तो बेनगंगा और वर्धा का जो संगम है उसको हम प्राणहिता बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है बनाती। ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेनगंगा और उसकी सहायक नदी। इसके बाद कुछ अन्य सहायक में देखो बाघ नदी जो है ये भी बेनगंगा की सहायक नदी है। ये लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं, ये निकलती है जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। ठीक। किसकी सहायक नदी है ये? किसकी? बेनगंगा की। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का यह नदी निर्धारण करती है। आगे बेनगंगा पर प्रमुख परियोजनाएं देख लो, बांध एवं परियोजनाएं। तो धूती बांध जो है, धूती बांध, ये बालाघाट में बेनगंगा नदी पर स्थित है।
और राजीव सागर परियोजना बालाघाट में बावनथड़ी नदी पर स्थित है। मैंने अभी बताया था आपको, बावनथड़ी नदी जो है वो आपकी सिवनी से निकलती है ना, और ये बालाघाट से होती हुई जाती है। तो बालाघाट में इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है? राजीव सागर बांध स्थित है। ठीक है। संजय सरोवर बांध जो है या फिर भीमगढ़ बांध जो है ये सिवनी में स्थित है। ठीक है। ये भी बेनगंगा नदी पर स्थित है। अच्छा, ये बांध एवं परियोजनाएं जो है ना, ये मैं आपको अभी इसके जस्ट बाद एक लेक्चर दूंगा, उसमें सारी बांध एवं परियोजनाओं को पढ़ाऊंगा। ठीक। तो अभी आप केवल ये देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ स्थित है ना, जो मेन मेन है। बाकी फिर डिटेल में हम आपको जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक। माचागुरा बांध जो है वो आपका छिंदवाड़ा में है, जो कि पेंच नदी पर स्थित है। तो ये इस पर स्थित प्रमुख इनकी सहायक नदियों पर स्थित और बेनगंगा नदी पर स्थित प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं होंगी। ठीक है। चलो, अब बेनगंगा नदी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य भी हैं जिन्हें आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर बेनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? हमें याद रखना है, बेनगंगा नदी। ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं ताप्ती नदी तंत्र के बारे में। ठीक है। किस नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है हमें? ताप्ती नदी तंत्र या फिर ताप्ती नदी अपवाह तंत्र जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई में भारत कुंड से निकलती है। ठीक है। इसका अन्य नाम है सूर्य की पुत्री। और ठीक है, और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है? तो ये अपना जल गिराती है आपका खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में, और एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती व अरुणावती है। ठीक है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं बैतूल से ये निकली है ना, और ये बुरहानपुर ऐसे होते हुए कहाँ चली जाती है? महाराष्ट्र में। उसके बाद यहाँ पे ये चली। ठीक है। अब इस पर प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो, पारस डोह बांध जो है वो बैतूल में है, जो कि किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। इसके अलावा हटनूर बांध है महाराष्ट्र में, उकाई परियोजना गुजरात में है, चंदूरा बांध है, और काकराबार परियोजना। ये सारी परियोजनाएं किस नदी पर है? ये सारी परियोजनाएं किस पर है? ताप्ती नदी पर स्थित। ठीक। चलो, इसके बाद ताप्ती नदी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य देख लो। जैसे ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो बुरहानपुर हो गया, भुसावल हो गया, सूरत हो गया, ये सारे ताप्ती नदी के किनारे स्थित हैं। सर्वाधिक मिट्टी के टापू यानी कि मड आइलैंड का निर्माण कौन सी नदी करती है? ताप्ती नदी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए आप लोग। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ठीक है। स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है। ये नर्मदा नदी के समांतर बहती है। इस टाइप से नर्मदा नदी आती है और इसकी ये समांतर बहती है। ठीक है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी बहती है। ठीक। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? आप लोग कमेंट में बताएं। इसके बाद आपका अगला है माही नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र है? माही नदी तंत्र। अच्छा, माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। ठीक। माही नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो माही नदी सरदारपुर धार से निकलती है, और ये इस प्रकार से धार से निकलती है, ये झाबुआ ऐसे होते हुए ये बांसवाड़ा के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर राजस्थान से ये ऊपर जाती है और कर्क रेखा को एक बार काटती है, फिर दोबारा काटती हुई ये कहाँ मिल जाती है? तो ये आपकी कहाँ गिरती है? तो ये नदी आपकी फिर से खंबात की खाड़ी में गिरती है, या फिर अरब सागर में गिरती है, और एस्चुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 885 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। इस पर प्रमुख परियोजनाएं, जमनालाल बजाज सागर परियोजना जो है राजस्थान पर, ठीक है, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। और कारना बांध जो है वो गुजरात में है, जो कि किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए, इसके बाद इस नदी से संबंधित प्रमुख तत्व देख लेते हैं हम। तो इस नदी से संबंधित प्रमुख तत्वों में भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती। ठीक है। और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है राजस्थान में। माही, सोम और जाखम नदी जो है इस संगम का निर्माण करती है। कौन सा संगम है ये? बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। चलिए, तो ये आपकी सारी नदियां हो गई। आज के इस लेक्चर में हमने
लगभग सारे नदी तंत्रों के बारे में पढ़ लिया। एक बार हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से नदी तंत्रों के बारे में पढ़ लिया है। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत जब हमने चालू किया था सबसे पहले हमने गंगा यमुना उपनदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने सारी नदियों को पढ़ लिया। इसके बाद हमने गोदावरी नदी तंत्र भी पढ़ लिया है, ताप्ती और माही नदी तंत्र भी पढ़ लिया। अब हमारे केवल नर्मदा नदी तंत्र बचा है, इसको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे और इसी के साथ आपकी जो नदियों वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। यहाँ से हर बार आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।